नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का विशेष प्रसारण में भारत समाचार के। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। अब से ठीक 12 साल पहले दिल्ली के बाटला हाउस में एक बहुत ही अत्यधिक चर्चित इनकाउंटर हुआ था। उस इनकाउंटर के बारे में, उसके मिनट टू मिनट क्या कुछ हुआ था, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में धमाकों की एक श्रृंखला हुई थी। लगातार कई ब्लास्ट हुए थे दिल्ली के भीतर और उस ब्लास्ट ने पूरी दिल्ली को दहला दिया था। उसके 6 दिन बाद दिल्ली में जामिया नगर के पास बाटला हाउस नामक एक जगह पर एक भीषण इनकाउंटर हुआ और ये इनकाउंटर भारत के इतिहास में, आतंकवाद के इतिहास में, भारत में सबसे चर्चित इनकाउंटर्स में से एक रहा। इस पर फिल्में बनी, बहुत किस्से गढ़े गए, बहुत तरीके की राजनीतिक कहानियां भी गढ़ी गई। ये इतिहास के, भारत के आतंकवादी घटनाओं के इतिहास का सबसे चर्चित इनकाउंटर कांड रहा है बाटला हाउस इनकाउंटर। राजनीति भी इस पे खूब हुई। क्या था बाटला हाउस इनकाउंटर, कौन लोग उसमें सम्मिलित थे? और आज भी 19 सितंबर है। 19 सितंबर 2008 इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा, नाम तो याद होगा आपको, उनके नेतृत्व में एक टीम गई थी हाउस में। उनको इंटेलिजेंस इनपुट कि वहां पर दिल्ली धमाके के आतंकवादी छिपे हुए हैं। उनके पास पर्याप्त पुलिस बल था और जब उन्होंने स्ट्राइक किया L18 फ्लैट के भीतर, आतंकवादियों ने जवाबी कार्रवाई की। दोनों तरफ से गोलीबारी हुई और 2 पुलिसकर्मी शहीद हुए, जिनमें दिल्ली एसएससी के सबसे वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑफिसर के तौर पर जाने जाने वाले इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा। आज का दिन मैंने इसलिए चुना क्योंकि आज भी 19 सितंबर है। 12 साल पहले का घटनाक्रम है। आपको जानना जरूरी, भारत को जानना जरूरी है, नई पीढ़ी के लिए जानना जरूरी है कि 12 साल पहले क्या हुआ था। आपको अपना इतिहास, अपना अतीत और जिन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, जिन्होंने इस समाज के निर्माण के लिए कुर्बानियां दी हैं, उनके नाम आने चाहिए और पता चलना चाहिए कि कितने बड़े ऑपरेशंस को लीड कैसे किया जाता है। मैं आग्रह करूंगा आज उत्तर प्रदेश पुलिस और जो भी इस टेलीविजन कार्यक्रम को देख रहे हों, जो भी इन्वेस्टिगेशन में हो, जो भी पुलिस डिपार्टमेंट के हों, जो भी मीडिया के लोग हों, वो आज का इंटरव्यू जरूर देखें। उन्हें पता चलेगा कि स्पेशल ऑपरेशंस कैसे किए जाते हैं, कैसे हैंडल किया जाता है, मीडिया को कैसी रिपोर्टिंग करनी चाहिए, अंदर क्या चल रहा होता है, उस पर राजनीति कैसे चल रही होती है, जो इसको लीड कर रहे होते हैं ऑपरेशन, उनके मस्तिष्क में क्या चल रहा होता है, उनकी फैमिलीज के भीतर क्या चल रहा होता है। बहुत ढेर सारी बातें हैं। बहुत चर्चित आईपीएस अफसर हैं, उनका नाम है करनैल सिंह। 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और अभी पिछले कुछ समय पहले इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय से डायरेक्टर के पद से रिटायर हुए हैं। जिस वक्त ये बाटला हाउस इनकाउंटर हुआ वो दिल्ली स्पेशल सेल के हेड थे, ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस। उनके जिम्मे ही काम दिया गया था कि वो इस घटना की पड़ताल करें, इसके प्रिपरेटर्स तक पहुंचें और इस पूरे घटनाक्रम लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाएं। करनैल सिंह अब रिटायर हो गए हैं। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, ये मेरे हाथ में, ये पुस्तक आज रिलीज हुई है। इस पुस्तक का नाम भी है बाटला हाउस। इसमें करनैल सिंह ने मिनट टू मिनट का ब्यौरा दिया है और ये बताया है कि ये पूरा घटनाक्रम कैसे अंजाम दिया गया, इसके पीछे कैसे लोग थे, क्या उस वक्त चल रहा था। बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने ये बुक लिखी है करनैल सिंह। ये बुक अब रिलीज हो चुकी है और ये मार्केट में आ चुकी है। ये बुक सभी मीडिया वालों को और ख़ास तौर पर पुलिस वालों को, इन्वेस्टिगेटर्स को पढ़नी चाहिए और समझना चाहिए कि किसी विषय को इन्वेस्टिगेट कैसे करते हैं। तो आज के कार्यक्रम में विशेष रूप से मैंने करनैल सिंह जी को आमंत्रित किया हुआ है ताकि हम उनसे 19 सितंबर 2008 यानी 12 साल पहले हुए इस पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी कर सकें। बहुत बहुत स्वागत आपका करनैल सिंह जी और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी सहमति प्रदान की आज के कार्यक्रम के लिए। नमस्कार। ये पुस्तक लिखने का ख्याल कैसे आया आपको? इसके कुछ कारण थे। पहला कारण तो ये था कि मैं बताना चाहता था कि स्पेशल सेल के ऑफिसर्स ने कितनी मेहनत से काम किया है, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इन्वेस्टिगेशन में। सेकेंडली मैं बताना चाहता था कि स्पेशल सेल या किसी भी एंटी टेररिस्ट सेल हो, किसी भी स्टेट की हो, जब वो टेररिज्म के साथ लड़ते हैं तो उन्हें किस
परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, उनको मैं सामने लाना चाहता था। जी, मेरा दूसरा प्रश्न आपसे ये है कि इसमें कई जगह मैंने आपसे पढ़ा है उस घटनाक्रम को। इसमें एक्चुअली 19 सितंबर को क्या हुआ था, इसके बारे में देश को बताइए, क्योंकि इसको लेकर जिस तरह की राजनीति हुई और जिस प्रकार का वातावरण, सामाजिक माहौल तैयार किया गया, लोगों में जिस तरह के लोगों की बदली हुई ओपिनियंस थी, क्या हुआ था 19 सितंबर को? 19 सितंबर से पहले थोड़ा सा मैं जाऊंगा। दो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन मिली थी गुजरात पुलिस से, जिन्होंने सिमी के लोगों को पकड़ा था, जो गुजरात में 26 जुलाई 2008 को ब्लास्ट हुए थे। जी, मैं सुन रहा हूँ जी। एक इंफॉर्मेशन ये थी कि टेररिस्ट ने 3 फोन का इस्तेमाल किया है, लेकिन वो केवल आपस में ही बात करते थे, किसी और से वो बात नहीं करते थे। उन फोनों का एनालिसिस मोहन चंद की टीम ने किया और उस एनालिसिस के बाद उनको ये पता लगा कि वो फोन में आपस में किसी और से बात नहीं करते हैं, केवल आपस में ही बात करते हैं। लेकिन उन तीनों फोनों में से एक फोन में एक कॉल आई थी जो 1 सेकंड की थी, बाहर से। जनरली क्या होता है, जब हमारे पास कोई कॉल आती है और उस कॉल को हम रिसीव ना करके उसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं, ये डिस्कनेक्टेड कॉल 1 सेकंड की कॉल रिसीव कॉल दिखाती है। जनरली लोग इसको इग्नोर कर देते हैं कि भी इनके इस ग्रुप से कोई संबंध नहीं है। लेकिन मोहन चंद शर्मा ने इसको बहुत अच्छी तरह से एग्जामिन किया कि भी इसको भी देखते हैं ये आदमी कौन है। जब ये देखा कि वो किसने कॉल की थी, तो पाया कि वो लखनऊ का रहने वाला कोई शख्स है, और जब उसने कॉल की थी वो मुंबई में था। उस नंबर से कॉल दिल्ली में एक आतिफ नाम के आदमी के पास आई थी। इस आतिफ का रिकॉर्ड जो है देखा गया और इसको एग्जामिन किया गया। ये एक इंफॉर्मेशन थी जो आतिफ तक पहुंचे, जो L18 बाटला हाउस में रहता था। दूसरी इंटेलिजेंस इनपुट आई 18 तारीख को इंटेलिजेंस ब्यूरो से। जब गुजरात में ब्लास्ट किए थे तो वहां पर 4 कार इस्तेमाल की गई थी, हॉस्पिटल्स में रखी गई थी। उनका पर्पज ये था कि हॉस्पिटल्स में इंजर्ड आएंगे और उनके फैमिलीज वाले आएंगे तो कार में ब्लास्ट होगा और वो लोग भी मारे जा सकते हैं। ये टेररिस्ट का प्लान था। अहमदाबाद में 2 कारों में ब्लास्ट हो गया था, लेकिन सूरत में कोई ब्लास्ट नहीं हो पाया था। तो इन 2 कारों के इस्तेमाल से ये पता लगा कि ये नवी मुंबई से चोरी की गई है। बम्बई पुलिस ने जितने भी चोर थे उनको इंटरोगेट किया, और इंटरोगेट करने के बाद 18 तारीख को एक जो चोर था उसने ये बताया कि उसने 2 ये कारें सप्लाई की थी और अहमदाबाद का एक एड्रेस बताया जहां पर वो गया था। और उसने ये बताया कि 13 लोग जो हैं 26 जुलाई की शाम को बॉम्ब प्लांट करने के बाद राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली गए हैं। इस इंफॉर्मेशन पे फिर एनालिसिस किया गया कि भी ट्रेन में तो बहुत सारे लोग सफर करते हैं, ये देखा जाए कि ऐसे कौन से लोग हैं जो दिल्ली से रिजर्वेशन कराया है, रिटर्न रिजर्वेशन अहमदाबाद से। तो उसमें एनालिसिस करने के बाद 13 लोगों का जो एड्रेस था वो गलत निकला। फिर ये पता किया मैंने मोहन चंद से कहा भी ये देखो कि आतिफ क्या उस समय जहां से रिजर्वेशन हुआ था वहां था। तो रिजर्वेशन निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से हुआ था, तो वहां पर आतिफ की पोजीशन नजर आई। उसके बाद फिर उनके सारे दोस्तों का सबका एनालिसिस किया तो एक बहुत डाउट क्रिएट हुआ कि आतिफ इस ग्रुप से कनेक्टेड हो सकता है इंडियन मुजाहिदीन से। ये आपकी पहली लीड थी? हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 लीड हुई, एक फोन के हिसाब से जिस पे आतिफ पर पहुंचे, और दूसरी लीड जो थी अगेन जो वहां से ट्रेवल करने वाली लीड थी, ये दूसरी लीड थी, वो भी आतिफ की तरफ इंडिकेट कर रही थी। आप पर प्रेशर कितना था इस पूरे ब्लास्ट के बाद? दिल्ली पुलिस पर दबाव, मीडिया का, पॉलिटिकल प्रेशर, डिपार्टमेंटल प्रेशर कितना था? क्योंकि ये तो इंटरनेशनल सब्जेक्ट हो गया था जिस प्रकार का ये मुझे याद है घटनाक्रम हुआ था। बेसिकली एक टाइम प्रेशर होता है सीरियल ब्लास्ट के केस में। इंडियन मुजाहिदीन एक के बाद एक ब्लास्ट कर रहे थे। जैसे 13 मई को इन्होंने जयपुर में ब्लास्ट किए, 26 जुलाई को अहमदाबाद में किए, सूरत में नहीं हो पाए, उसी दिन इन्होंने बेंगलोर में ब्लास्ट किए, और फिर 13 सितंबर को दिल्ली में किए। तो एक टाइम प्रेशर होता है कि ये लोग
और कहीं भी ब्लास्ट कर सकते हैं, इसलिए हम पूरी मेहनत से काम करें। और इसलिए स्पेशल सेल की टीम जो है दिन रात इस काम में लगी हुई थी। जी। तो अब मैं आता हूँ 19 तारीख के 19 सितंबर को 2008 को 2 टीम बाटला हाउस की तरफ गई। पहली टीम मोहनचंद शर्मा की थी, बट ये जिसमें लोकेशन कैसे आपको मिली कि आतंकवादी वहीं पर होंगे? ऐसा कोई स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट था या सिर्फ रैंडमली पहुंच गई टीम वहां पे? नहीं, ये इन्वेस्टिगेशन से पता लगा कि ये पॉसिबिलिटी है कि ये जो आतिफ है जी। ये टेररिज्म में इन्वॉल्व है। और वो इस तरह से पता लगा, मैं आपको थोड़ी और डिटेल बताता हूँ कि आतिफ का फोन 17 जुलाई से 23 जुलाई तक दिल्ली में था। इसके बाद आगे पीछे फोन बंद था जब गुजरात में ब्लास्ट हुए थे। जो 3 टेररिस्ट के फोन थे उनमें से एक फोन भी दिल्ली आया, वो भी 17 से 23 जुलाई को दिल्ली में रहा और उसी जगह रहा जहां पर आतिफ रहता था। उसकी लोकेशन भी वहीं आ रही थी। इसके अलावा एक फोन कॉल थी जिसमें शकील जो है आतिफ से कहता है कि भाई यहाँ ऑटो खड़ी करने की कोई जगह नहीं है, कैसे करेंगे? तो फिर वो कहता नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा। जब ये कॉल आई थी, ये ब्लास्ट से पहले की थी दिल्ली के, और शकील की पोजीशन करोल बाग में थी। करोल बाग में जो ब्लास्ट हुआ वो ऑटो में हुआ था। सो दैट आल्सो इंडिकेट कनेक्शंस। तो ऐसे बहुत सारे कनेक्शंस छोटे छोटे थे जिससे इंडिकेट हो रहा था कि आतिफ इसमें इन्वॉल्व है। तो 19 सितंबर को आपने 2 टीम मूव की बाटला हाउस के लिए? हाँ जी, पहली टीम मोहनचंद शर्मा की थी जिसमें 18 लोग थे और दूसरी टीम एसीपी संजीव यादव की थी, जो एक बैकअप टीम थी। अगर वहां कोई इंसिडेंट होता है, कोई ऊंच नीच होती है, तो एसीपी की टीम एकदम रिएक्ट तो करेगी। आपने असेस किया था कि टेररिस्ट अगर काउंटर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं पुलिस के साथ तो फायर पावर कितनी हो सकती है उनके पास? हाँ, ये सारा असेस होता है। पुलिस जो है जब हम इंटरसेप्शन सुनते हैं और चीज देखते हैं, लेकिन वहां क्या हो सकता है, एग्जैक्टली कितनी फायर पावर हो सकती है, ये कोई इन एडवांस नहीं बता सकता। दूसरी चीज, वो लोकेलिटी ऐसी है कि वहां पर अगर आप बुलेट प्रूफ जैकेट में गए, पूरे फायर पावर के साथ गए दिखाते हुए, तो अगर सपोज वो लोग उस हाउस में उस समय नहीं थे तो फिर एकदम एक्सपोज हो जाएंगे, वो फिर कभी मिलेंगे नहीं, क्योंकि टेररिस्ट तो फिर हो सकता है इंडिया से बाहर ही भाग जाएं। करेक्ट है। तो मोहनचंद की टीम के 7 लोग जो हैं उस हाउस की तरफ गए। उसमें एक ऑफिसर जो था धर्मेंद्र, वो वीडियो फोन की एग्जीक्यूटिव की कपड़ों में था। बेसिक क्योंकि आतिफ का जो फोन था वो वीडियो फोन का फोन था। तो इसलिए जो है उस गार्ड में गया ताकि अगर एक्सपोज हो जाए और तो किसी को पता ना लगे। धर्मेंद्र ऊपर गया, 4th फ्लोर पे फ्लैट था। तो 4th फ्लोर पे जाने के बाद उसने देखा यस हाँ वहां पर लोग अंदर हैं। उसने मोहन को आके बताया। तो करीब 11 बजे के करीब मोहन ने मुझे फोन किया। ये मोहन की लास्ट कॉल थी? हाँ, ये मोहन की लास्ट कॉल थी। तो उन्होंने आपसे क्या बोला लास्ट कॉल में, क्या कहा आपको? उसने कहा कि सर अंदर कुछ आदमी है और हम अंदर जा रहे हैं। तो इस ऑपरेशन को आप लीड कर रहे थे और आपने गो हेड दिया? हाँ जी, मैंने कहा बेस्ट ऑफ लक। ओके, कुछ प्रिकॉशन लेने के लिए भी आपने उस वक्त कहा उन्हें? वो पहले सारे डिस्कशंस हो जाते हैं पहले दिन जो है। ओके। तो उसके बाद जो है 15-20 मिनट के बाद संजीव यादव का फोन आया। उसकी आवाज चोक कर रही थी। उसने बताया कि मोहन को और हेड कांस्टेबल बलवंत को गोली लगी है और उनको हॉस्पिटल शिफ्ट कर रहे हैं और टेररिस्ट अभी भी अंदर हैं। तो मैंने उससे कहा कि उनको कंटेन करो। उस टाइम आप कहां पर मौजूद थे? मैं उस समय स्पेशल सेल के ऑफिस में था। ओके। पूरे इसको मॉनिटर कर रहे थे? जी। तो मैंने उसको कहा कि भाई आप इनको कंटेन करो और मैं खुद आ रहा हूं और फोर्स भी भेज रहा हूं। मैंने पुलिस हेडक्वार्टर में फोन किया। उस दिन होम मिनिस्टर पुलिस हेडक्वार्टर आए हुए थे, तो कमिश्नर साहब बिजी थे उसमें। फिर मैंने पुलिस कंट्रोल रूम को फोन किया और उनको कहा कि मुझे इमीडिएटली 5 कंपनी फोर्स जो हैं और 1 प्लाटून कमांडो बाटला हाउस L18 बाटला हाउस लोकेशन पे भेजो। मैं और डीसीपी जो स्पेशल सेल थे आलोक कुमार, दोनों इमीडिएटली वहां रश किए। जब तक हम वहां पहुंचे एसीपी संजीव यादव की टीम के साथ दूसरा एनकाउंटर हो चुका था। ओके। वहां पर काफी रश था। फिर मैं अंदर गया, पूरी डिटेल्स पूछी कि वहां पर क्या हुआ था, क्या इंसिडेंट हुआ था।
सब इंस्पेक्टर राहुल था, उससे पूछा, फिर संजीव से पूछा। मीनवाइल लोकल पुलिस वाले आगे थे, क्योंकि एनकाउंटर का केस हम इन्वेस्टिगेट नहीं कर एक कड़ी सकते रह थे। गई बीच में। हाँ व्हाट जी। एक्चुअली वेंट रॉन्ग विद मोहन शर्मा जी की टीम के साथ? एक्चुअल में क्या ऐसा हुआ कि ये डायरेक्ट आतंकवादियों के साथ उनकी मुठभेड़ हो गई, और कौन सा ऐसी चूक हो गई आपको लगता है कि जहां पर कैजुअलिटी हुई आपकी तरफ से? देखिए, जब ये उस घर पे गई टीम, जो है 7 आदमियों की टीम थी, उस फ्लैट के 2 दरवाजे थे, एक फ्रंट दरवाजा था, एक साइड का दरवाजा था। दोनों जो एग्जिट फ्रंट दरवाजे थे, का, बाहर निकला जा सकता है? हाँ जी, दोनों से बाहर निकला जा सकता था। तो एक दरवाजे को इन्होंने नॉक किया, और अपनी, जब अंदर से कोई पहले शोर हुआ, फिर कोई आवाज बंद हो गई, तो मोहन ने फिर अपनी आइडेंटिटी बताई कि मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, पुलिस की टीम बाहर खड़ी है, आप दरवाजा खोलिए। इस पर भी वहां बिल्कुल अंदर साइलेंस हो गया। फिर एक ऑफिसर ने ऑब्जर्व किया कि साइड का दरवाजा जो है वो लॉक नहीं है। ओके। तो मोहन ने उसको रिंग धक्का दिया। मोहन लीड कर रहा था टीम को। तो ये एक बाल छोटी सी जगह में खुलता था, और एक तरफ ड्राइंग रूम था उनका, और जो इनके सामने, अगर इस दरवाजे से, साइड दरवाजे से अंदर घुसे तो सामने एक कमरा था, बीच में किचन था, और राइट साइड पे भी एक कमरा था। जी। तो इनको 2 तरफ से इनके ऊपर फायरिंग हुई एक्चुअली, एक ड्राइंग रूम की तरफ से, एक लेफ्ट रूम की तरफ से। सो दे वर गॉट इनटू द क्रॉस फायर। दैट इज द रीजन कि हमारी पुलिस टीम के लोगों को ज्यादा इंजरी हुई। ओह, ओके। और जो दूसरी टीम लीड कर रही थी, जिसने स्ट्राइक किया संजीव यादव के नेतृत्व में, जी उनकी जी। क्या पोजीशन थी? वो वेट कर रहे थे थोड़ी दूर पे। जैसे ही उनको खबर मिली, वो इमीडिएटली रश किए वहां पर। और जो एक लेफ्ट रूम में, जो ड्राइंग रूम में था, वहां तो एक आदमी को गोली लग गई थी, जो आतिफ था। 2 वहां से भागने में कामयाब हो गए थे दूसरे दरवाजे से। जो लेफ्ट रूम था, उसमें मूवमेंट था। तो लेफ्ट रूम में जब ये घुसे, संजीव और इनकी टीम के लोग, तो वहां से फायरिंग हुई इनके ऊपर। जो हेड कांस्टेबल राजवीर था, उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी, उसकी जैकेट पे 2 गोलियां लगी थी। उसकी फायरिंग से जो वहां रूम में आदमी था, उसको गोली लगी, और वो वहां धराशायी हो गया। एक बाथरूम में था सैफ, जो पकड़ा गया, और उसके इंटेरोगेशन से सारी चीज आगे पता लगी। दूसरा महत्वपूर्ण घटनाक्रम है कि आपके ऊपर दबाव कितना था इस घटनाक्रम को लेकर? नहीं, कोई दबाव नहीं होता है। आपको इन्वेस्टिगेशन में मेहनत से काम करना होता है, और मैंने बताया कि टाइम प्रेशर था कि जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए, ताकि ये दूसरी घटना ना कर पाए। पर एक पॉलिटिकल आरोप भी लगा, आपने भी सुना होगा, झेला भी होगा, उस वक्त महसूस भी किया होगा, आज भी वो तपिश महसूस करते होंगे कि ये फेक एनकाउंटर था। देखिए, उस समय इलेक्शंस होने वाले थे, 2008 की बात है ये। जी, 2009 के इलेक्शंस थे जी। सितंबर का महीना था। 5 स्टेट में इलेक्शंस होने वाले थे, और पार्लियामेंट इलेक्शन 2009 के शुरू में होने वाले थे। तो कुछ पॉलिटिशियंस में, सबको नहीं कहा, सेक्शन जो पॉलिटिशियंस का था, वो इसका मिसयूज करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। एक पिटीशन भी दाखिल हुई थी, मैं आपकी बुक में मैंने पढ़ा, आई वॉज स्टिल इन शॉक ओवर द वीसीज एक्शंस when Alok came to my office. Sir, a petition has been filed in Delhi High Court against the special cell. जी, पिटीशन फाइल हुई थी, पिटीशन हुई थी हाई कोर्ट में फाइल। जी। एक्चुअली किसी भी एनकाउंटर में पहली रिपोर्ट 48 आवर्स के अंदर अंदर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को भेजनी होती है। वो हमने भेज दी थी। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन भी इसकी इंक्वायरी कर सकता है, और अदरवाइज वो रिपोर्ट्स मांगते हैं, और उसके बाद एग्जामिन करते हैं। जब ये पिटीशन हाई कोर्ट में फाइल हुई, तो वहां बताया गया एनएचआरसी को हमने रिपोर्ट भेजी हुई है। तो हाई कोर्ट ने कहा कि एनएचआरसी इस समय इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट करे। उस एनएचआरसी की कमेटी में एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे, एक रिटायर्ड दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, एक रिटायर्ड सीबीआई के डायरेक्टर थे, और एक रिटायर्ड इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर थे। इन्होंने इंक्वायरी की, और इंक्वायरी करके उन्होंने सारा एग्जामिन किया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट एग्जामिन की, और उसके बाद ये इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि ये एनकाउंटर जेन्युइन है। ये रिपोर्ट सबमिट की गई दिल्ली हाई कोर्ट को। दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट किया, इस रिपोर्ट को, और
जो पेटिशन डाली गई थी एनकाउंटर के खिलाफ उसको डिसमिस किया। इसके अगेंस्ट ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको डिसमिस कर दिया था। अब मैं लौटकर वापस एक सवाल पे आता हूँ कि जो कुछ भी दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, इसका मास्टरमाइंड कौन था? दिल्ली में जो ब्लास्ट हुए बेसिकली इंडियन मुजाहिदीन जो है, ये उस समय आमिर रजा खान चला रहा था जो दुबई में बैठा हुआ था। ये वो है जो आजमगढ़ से ताल्लुक रखते थे? नहीं है, ये जो है कलकत्ता का रहने वाला था और Okay. इसका भाई, बड़ा भाई था इसका आसिफ रजा खान, और आफ्ताब अंसारी एक और किडनैपर था। इन्होंने मिलकर इंडियन मुजाहिदीन की शुरुआत की थी। दिल्ली में जो ब्लास्ट हुए थे उनका जो हेड था वो आतिफ था, जो एनकाउंटर में जिसकी डेथ हो गई थी, बाटला हाउस एनकाउंटर में। आपकी ही बुक के पेज नंबर 136 पे 7 सवाल दिए गए हैं, उनमें 2 सवाल ऐसे हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप ही की बुक है, पेज नंबर 136, उसमें लिखा है, उसमें ये बात कही गई है कि जो भी आतंकवादी मारे गए थे बाटला हाउस के भीतर, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं लाई गई? देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट किसको दी जाती है, किसको नहीं दी जाती, ये एक लीगल इशू है। हाउएवर, जो जर्नलिस्ट थे जो ये बोल रहे थे, उनके पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी और कुछ जर्नलिस्ट ने उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का गलत डिपिक्शन किया। फॉर एग्जांपल, मोहन चंद शर्मा को 2 गोली फ्रंट से लगी थी एंड कुछ मीडिया पर्सन ये कह रहे थे कि उनको 3 गोली पीछे से लगी हैं, उनके साथियों ने मारी हैं इसलिए पीछे से लगी हैं, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर थी कि उनको 2 गोली लगी हैं, दोनों सामने से लगी हैं। फिर एक चीज ये कही गई थी कि जो टेररिस्ट थे उन्होंने कोई गोली नहीं चलाई, वो तो इनोसेंट थे। तो इसके लिए एक डर्मल नाइट्रेट टेस्ट होता है। जो एम्स के डॉक्टर थे उन्होंने उनका हैंड वॉश लिया। हैंड वॉश इसलिए, अगर कोई आदमी फायर आर्म का यूज करता है तो जो बारूद के कण हैं उसके हाथों में लग जाते हैं, और हैंड वॉश में ये प्रूव हो जाएगा कि वो बारूद के कण उसके हाथों पे थे या नहीं थे। तो उन्होंने वो सीएफएसएल को भेजी, सीएफएसएल की रिपोर्ट आई कि बारूद के कण उनके हाथों पर थे। ये प्रूव करता था कि उन्होंने गोलियां चलाई थी। एक और सवाल उठाया गया है कि इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा ने बुलेट प्रूफ जैकेट क्यों नहीं पहनी थी जब वो इतने बड़े और सेंसिटिव ऑपरेशन पर गए थे? देखिए, मोहन चंद शर्मा का ये बड़ा डिसीजन था, सोच समझ के उसने लिया था, और ये मैंने 20 सितंबर को जो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें बड़े डिटेल में एक्सप्लेन भी किया था, बट मैं अभी भी बताता हूँ जी कि ये जो लोकेलिटी है, यहाँ पर बुलेट प्रूफ पहन के अगर आप जाओगे दूर से ही पता लग जाएगा कि पुलिस आ गई है। ओके। और टेररिस्ट वहां से गायब हो सकते थे। दूसरे, जब आप गए और वहां पर कोई नहीं मिला, सपोज कर लो, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के जाने का मतलब है सबको पता लग गया कि भाई यहाँ पर पुलिस कुछ ना कुछ ढूंढ रही है। तो उस केस में टेररिस्ट आपको कहाँ मिलेगा? तो मोहन चंद शर्मा ने बड़ा सोच समझ के अपना ये डिसीजन लिया, अपना और अपनी टीम का जी। और उनका ये हाल से कि बहुत ब्रेव ऑफिसर थे जो इस तरह का डिसीजन ले सकते हैं कि आप टेररिस्ट को पकड़ने जा रहे हैं और बिना और बुलेट प्रूफ पहन के जान के। ये बहुत एक दिलेरी की बात है, देशभक्ति की बात है। उनके डिसीजन को हमें क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें देखना चाहिए कि अपने देश के लिए वो जान कुर्बान करने के लिए तैयार थे। एक और क्वेश्चन है इसमें जो आप ही की बुक से पेज नंबर 136 का हिस्सा है। 2 टेररिस्ट मौके से भागने में कामयाब कैसे हो गए जबकि आपके पास 18 लोगों की फ्रंट टीम थी जो लीड कर रही थी और इतने ही लोगों की बैकअप टीम थी, और वो भी सब स्पेशलाइज्ड कमांडो ट्रेनिंग वाले लोग थे? देखिए, नीचे जो 7 आदमी तो ऊपर थे, उसमें से 2 को गोली लग गई थी। मोहन को 2 आदमी हॉस्पिटल ले गए, हेड कांस्टेबल बलवंत, उसको भी एक आदमी हॉस्पिटल ले गया। तो 18 में से आपके आदमी कम होते चले गए। नीचे जो था उसको हमारे बाकी जो 11 आदमी बचे थे, 2 आदमी तो दूसरी जगह इंक्वायरी के लिए भेज दिए थे। उसमें से 6 आदमियों को इन्होंने नीचे जगह जगह लगाया था, बट जब ये मिली हुई, गोली लगी, हॉस्पिटल ले जाने लगे, नीचे लोग भी थे, उस मिली में वो आदमी निकलने में कामयाब हो गए। आप बहुत ढेर सारे पुलिस वाले भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है बाद में यूट्यूब और डिजिटल माध्यमों में देखें। आप उन्हें क्या सजेस्ट करना चाहते हैं कि जब इस तरह की कोई आतंकवादी घटनाएं हों तो किस प्रकार से जांच करनी चाहिए और उनको किस प्रकार का आचरण रखना चाहिए, टीम को कैसे लीड करनी चाहिए,
पेशेंस कैसे रखना चाहिए, कड़ी से कड़ी को जोड़ने के लिए क्या करना चाहिए, आप उन्हें क्या सिखाना चाहते हैं? होता क्या है, जब भी कोई एक्सप्लोजन होता है तो मीडिया और एवरीबडी ये पूछता है जी किस ऑर्गेनाइजेशन ने एक्सप्लोजन किया। और हमारे बहुत से पुलिस वाले ऑफ हैंड ये बोल देते हैं ये तो लश्कर का काम है, ये जैश का काम है। पहली बात तो हमें नहीं बोलना चाहिए किस एजेंसी का काम है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है किस एजेंसी का काम है। बेसिकली पुलिस ऑफिसर का काम है ये ढूंढना कि एक्चुअली किसने ब्लास्ट किया है। हमें तो उस आदमी को ढूंढना, ऑर्गेनाइजेशन से हमें क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेने से। मौके पर जाकर ये देखना चाहिए कि किस तरह का एक्सप्लोजन है, वो क्या एक्सप्लोजिव डिवाइस हो सकता है, किस तरह की स्मेल है वहां पर। जैसे इस केस में जो कटिंग थी आयरन शीट्स की और दूसरी चीजों की, वो रफ कटिंग थी। रफ कटिंग ये इंडिकेट करती है लो एक्सप्लोजिव था। अगर शार्प कटिंग हो वहां पर आयरन शीट्स वगैरह की, वो इंडिकेट करता है कि ये हाई एक्सप्लोजिव था। तो मौके को बड़े माइन्यूटली देखना चाहिए। दूसरे, इमीडिएटली हॉस्पिटल में जो वहां की कार वगैरह हो सकती हैं, वहां उनको चेक करना चाहिए कि कहीं उनमें एक्सप्लोजिव तो नहीं है, जिस हॉस्पिटल में भी इंजर्ड ले जाए गए हैं। तीसरी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो इंजर्ड हैं या जो डेड हैं वो भी टेररिज्म का पार्ट हो। इसलिए जो इंजर्ड हैं और डेड हैं सबकी प्रॉपर इंक्वायरी करनी चाहिए, ये देखने के लिए कि उनका बैकग्राउंड कोई खराब तो नहीं है। देन टेररिस्ट जो है, हो सकता है कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया हो, तो जो सेल टावर है जहां एक्सप्लोजन हुआ है उसकी सारा डंप डाटा लेके उसका एनालिसिस करना चाहिए। इस केस में ऐसा हुआ है कि टेररिस्ट ने कोई भी फोन इस्तेमाल ही नहीं किया जब वो मौके पर गए थे, इसलिए वो डंप डाटा हमने एनालिसिस किया लेकिन उसका रिजल्ट कोई नहीं निकला। फिर जो एक्सप्लोजिव यूज किया है वो कहां से खरीदा जा सकता है। तो इसमें जो एक्सप्लोजिव शॉप्स हैं दिल्ली में, जैसे 500 के करीब एक्सप्लोजिव शॉप्स हैं, तो सबसे रिकॉर्ड लिया गया कि आप बताइए पिछले दिनों में किस किस आदमी ने आपसे एक्सप्लोजिव्स खरीदे हैं, क्योंकि ये केमिकल जो है और चीजों में भी यूज होते हैं। और उन सब आदमियों की फिर वेरिफिकेशन। इसके अलावा मौके पे किसी आदमी ने किसी को देखा हो। इस केस में एक ऑटो ड्राइवर था जिसने पोर्ट्रेट बनवाया, एक राहुल बैलून बेचने वाला जिसने पोर्ट्रेट बनवाया। आई थिंक वो राहुल ही पहली लीड थी जो जिसकी वजह से आप आगे बढ़ पाए। बिल्कुल ठीक बात, फिजिकल लीड तो वही हुआ, बैलून बेचने वाला बच्चा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो बेसिकली एक एक चीज जो मौके पे मिलती है, सीसीटीवी फॉर एग्जांपल, सीसीटीवी आसपास के उनको एग्जामिन करना, इन सारी चीजों से हमें आगे बढ़ना चाहिए। वन लास्ट क्वेश्चन सर। जी, मीडिया की रिपोर्टिंग का दबाव होता है आप लोगों पर जब इस तरह की घटनाएं होती हैं? तो ये डिपेंड करता है ऑफिसर टू ऑफिसर। आप पर था? नहीं, मैं हमेशा बिलीव करता हूं कि इन्वेस्टिगेशन इंपॉर्टेंट है। आपको इन्वेस्टिगेशन फेयर करना चाहिए और उस इन्वेस्टिगेशन की जो आपकी लीड है उसी पे आगे बढ़ना चाहिए। मीडिया रिपोर्टिंग से आपको कुछ लीड मिलती है या फिर मिसलीड करती है मीडिया रिपोर्टिंग? दोनों चीजें। कई बार उनका एनालिसिस अच्छा भी होता है और कई बार उनका एनालिसिस मिसलीडिंग भी होता है। मैं आपका बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं, बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और आपने पुस्तक लिखी, उम्मीद है कि देश भर के जितने भी इन्वेस्टिगेटर्स हैं, जो भी पुलिस अधिकारी हैं, उन तक ये किताब जरूर पहुंचेगी और किसी भी बड़ी घटना का, खासतौर पर आतंकवादी घटनाओं का एनालिसिस कैसे करें, इन्वेस्टिगेशन कैसे करें और उसको प्रोसिक्यूशन लेवल तक कैसे पहुंचाएं और गुनहगारों को सजा कैसे दिलवाएं, इसमें ये पुस्तक बड़ी सहायक कारगर साबित होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल सिंह जी मेरे साथ इस विशेष परिचर्चा में सम्मिलित होने के लिए। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।